नेफ्रॉन, सॉरी न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन। न्यूरॉन अलग चीज़ है, नेफ्रॉन अलग चीज़ है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूरॉन अलग चीज़ है और नेफ्रॉन अलग चीज़ है। हम लोगों ने पिछले क्लास तक ये पढ़ लिया है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट है, किस नेफ्रॉन का क्या काम है, ये हमने पढ़ा था। अभी हमें पढ़ना है कि भाई ये नेफ्रॉन काम कैसे करता है। तो नेफ्रॉन का क्या काम है, यूरिन फॉर्मेशन। किडनी हमारा यूरिन बनाने का काम करता है, लेकिन किडनी में यूरिन कैसे बनता है, तो वो नेफ्रॉन बनाने का काम करता है। तो कभी कभी देखा होगा कभी कि यूरिन कैसे बनता है। यूरिन ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो बन गया, मतलब भर दिन में कभी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। यूरिन क्या होता है, कभी भी बन सकता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन के बाद, थोड़े थोड़े टाइम के बाद यूरिन को हमें पास आउट करना रहता है, यानी कि यूरिन हमेशा लगातार बनता रहता है। तो यूरिन कैसे बनता है एक्चुअली में, तो देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो वो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनाता ही रहता है। तो उस प्रोडक्ट को किडनी हमारा हमेशा बाहर निकालते रहता है, जिसके कारण हर हमेशा यूरिन बनता रहता है। तो अभी हमें पढ़ना है कि सर यूरिन फॉर्मेशन होता है कैसे, यूरिन कैसे बनता है। तो उसी बात को हम लोग बहुत ही, ठीक है, सिंपल और आसान भाषा में समझ लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या है हमारा टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन या यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन इसमें 3 स्टेप होता है जनरली, ठीक है। हम तीनों स्टेप के बारे में बात करेंगे। पहले एक साइड हम समझने के लिए नेफ्रॉन का एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा नेफ्रॉन है, ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन का एक रफ सा डायग्राम है जो कि समझने में हमें मदद करेगा। ठीक है, ये देखो ये होता है कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक ना, क्या नाम है इसका, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसमें क्या रहता है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क, ठीक है। और एक ब्लड वेसल्स इधर से आया रहता है और इधर गया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेफ्रॉन है, रफ सा डायग्राम है, मैंने जस्ट समझने के लिए इसको बनाया हुआ है। देखो ये जो नेटवर्क है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ये जो नेटवर्क है ब्लड कैपिलरी का इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और इसको क्या बोलते हैं, वोमेन कैप्सूल। क्या बोलेंगे, वोमेन्स कैप्सूल। तो ये हमारा 2 स्ट्रक्चर मिली है, इसको हमें याद रखना है। और यहाँ पर देखो ये जो 2 ब्लड वेसल है, ठीक है, ये एक ऐसा ब्लड वेसल है जो ब्लड को लेकर के आता है और ये मोटा होता है, याद रखना। जो ब्लड को लेके आता है वो कैसा होगा, मोटा। तो जो लाने वाला है, ब्लड को लाने वाला, उसको क्या बोलते हैं, एफेरेंट। लिखाए थे ना, एफेरेंट आर्टेरियोल, इस बात को याद रखना है। और जो ले जाने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, इफेरेंट आर्टेरियोल। लाने वाला एफेरेंट और ले जाने वाला इफेरेंट, याद रखना है। अब यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो एफेरेंट आर्टियोल है ये मोटा होता है, कैसा होता है, मोटा। और वो जो इफेरेंट आर्टियोल है वो कैसा होगा, पतला होगा। तो अब सोचो यहाँ पर कि ये पाइप मोटा है और वो पाइप पतला है, तो जब ब्लड आएगा तो जितना ब्लड आएगा उतना चल तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये मोटा है, इधर से ज़्यादा ब्लड आ रहा है, लेकिन वो वाला पतला है तो कम में ब्लड उधर से जा रहा है। मतलब कुछ ब्लड यहाँ पर जरूर थोड़ा देर के लिए टिकेगा। तो जब यहाँ पर ब्लड टिकेगा ना तो ये फिल्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छना जाएगा, क्योंकि ये जाल है, नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का। तो क्या होगा, ये छना जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्लड आएगा ना वो क्या होगा, छनाएगा। क्या होगा, छनाएगा। जैसे वो हम छानते हैं ना, चाय को छानते हैं ना, चाय को छानते हैं ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि छानने का काम हो रहा है। अगर मान लो कि उस पर चाय टिकेगा ही नहीं, जिस चीज़ से हम चाय छानने का काम कर रहे हैं उस पर चाय टिकेगा नहीं तो छनाएगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर टिकना चाहिए, तो टिकने के लिए ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये मोटा है वो पतला है, मोटा है ज़्यादा ब्लड आएगा, उधर से कम जाएगा, यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रुकेगा, ब्लड फिल्टर होगा। अब जो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस में, जो चीज़ फिल्टर हो गया वह वोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। किस में आ जाता है, वोमेन्स कैप्सूल में। और इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। मतलब जो चीज़ फिल्टर हो गया उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। तो ये जो ब्लड था, तो ब्लड आया, ब्लड में से कुछ चीज़ फिल्टर होकर के इधर आ गया वोमेन्स कैप्सूल में, अब बाकी का उधर चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पर जो छानने का काम हो रहा है, इसमें सब कुछ नहीं छनाता है। जैसे जब हम चाय छानते हैं तो उसमें सब कुछ थोड़ी छनाता है, चाय पत्ती कहाँ छनाता है, वो ऊपरे रह जाता है। क्यों, क्योंकि वो मोटा बड़ा चीज़ है, वो छोटा में अंदर नहीं जा पाता है, जिसके कारण वो नहीं छना पाता है।
ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ भी होता है, जब यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा ना तो सब कुछ फिल्टर नहीं हो पाता है, सब कुछ नहीं छना पाता है, कुछ चीज़ें छनाता है, कुछ चीज़ें नहीं छनाता है। जैसे हमारा प्रोटीन होता है तो यहाँ पर प्रोटीन नहीं छना पाता है। तो कहने का मतलब है ये जो फिल्टर बना, यहाँ जो फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है ये आधा अधूरा फिल्ट्रेशन हो रहा है, सब कुछ को फिल्टर नहीं कर रहा है। इसीलिए इस स्टेप को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन सा फिल्ट्रेशन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इस बात को याद रखना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हो समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर पूरा फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आधा अधूरा फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब जो चीज़ यहाँ पर फिल्टर हो गया वो आगे चला जाएगा, अभी इस ट्यूब वगैरह से में चला जाएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ना चालू होगा, जो भी फिल्टर बना ना वो क्या हो गया आगे। अब देखो ये जो फिल्टर बनता है ना यह 125 मिलीलीटर बनता है पर मिनट। 1 मिनट में 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है, फिल्ट्रेट बनता है 1 मिनट में 125 मिलीलीटर। यानी कि अगर हम 24 घंटा की बात करें तो गिनती कर लो कितना देर बनेगा। 24 घंटा कितना बनेगा? बहुत यूरिन बनता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन हम उतना यूरिन तो पास आउट नहीं करते हैं, हम लगभग 1 से 2 लीटर यूरिन पास आउट करते हैं एक दिन में, मात्र सिर्फ 1 से 2 लीटर। तो फिर उतना सारा कहाँ गया फिल्ट्रेट? तो होता क्या है कि जब यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है ना तो कुछ काम का चीज़ भी छना जाता है, ठीक है। तो अब कोई काम का चीज़ छना गया तब तो दिक्कत है। अब होता क्या है कि ये जो नेफ्रॉन है ना इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स भी चलता रहता है। क्या चलता रहता है? ब्लड वेसल्स। मतलब नेफ्रॉन के साइड ब्लड वेसल्स रहता है, उसको हम बोलते हैं भासा रेक्टा। क्या बोलेंगे? भासा रेक्टा। तो नेफ्रॉन के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स दौड़ता रहता है, उसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स रहता है उसको हम बोलते हैं भासा रेक्टा। क्या बोलेंगे? भासा रेक्टा। अब देखो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है, ये जो ट्यूब वगैरह में फिल्ट्रेट हो रहा है, इसमें क्या होता है कि सब कुछ छनाता नहीं है, तो वो तो सिंपल बात है, वो तो हमको समझ में आ गया। लेकिन कुछ काम का चीज़ भी छन जाता है, ठीक है। क्या होता है? कुछ काम का चीज़ भी छन जाता है। तो काम की चीज़ को हम बाहर नहीं ना निकाल पाएंगे। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज यहाँ छना गया, तो ग्लूकोज तो हमारे काम का है। अब ग्लूकोज यूरिन के द्वारा बाहर निकलेगा, ये तो हमारे लिए दिक्कत वाला बात है। तो क्या होता है यहाँ पर कि इस फिल्ट्रेट में से जो काम का चीज़ है वह दोबारा चला जाता है ब्लड में। कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा, यानी कि रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्या होता है? रीएब्जॉर्ब। तो सब कुछ का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होता है, जो काम का चीज़ है उसका दोबारा रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। पहले वो छना गया, फिर देखा कि काम का चीज़ छना रहा है, तो उस काम की चीज़ को फिर ये रीएब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो ब्लड में चला जाता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप को बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। कौन सा रीएब्जॉर्प्शन? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इसको हम सेलेक्टिव क्यों बोल रहे हैं सो पता चल रहा है ना, क्योंकि सब कुछ को हम रीएब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जो काम का चीज़ है उसको रीएब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हो गया। अब सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। कहाँ पर? पीसीटी। ये जो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर, सबसे पहला कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। तो पीसीटी में सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि पीसीटी के पास माइक्रोविलाई होता है, जिसके कारण उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और यहाँ पर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो याद रखना है, पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? समझ में आया? यहाँ ब्लड छना रहा है ग्लोमेरुलस में, इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और आगे जाकर के जब फिल्ट्रेट बनेगा तो उस फिल्ट्रेट में से काम का चीज़ उधर हो रहा है, किधर? ब्लड की तरफ भाग रहा है, ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो रहा है, उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अब देखो मैंने क्या बताया था कि एफेरेंट आर्टियोल से ब्लड आया, लेकिन यहाँ पर ब्लड में से सब कुछ नहीं छना पाया, कुछ चीज़ें वापस चला गया, उधर हो गया इफेरेंट होकर के। तो अब मान लो कुछ खराब चीज़ भी उधर चला गया होगा इफेरेंट में, ठीक है। तो ब्लड वेसल से वो वाला ब्लड वेसल से, तो क्या हुआ? ब्लड वेसल्स में खराब चीज़ आ गया, तो अब उस खराब चीज़ को यहाँ तो नहीं छना पाया, लेकिन वो खराब चीज़ दोबारा नेफ्रॉन में आएगा। जैसे मान लो ये वो ब्लड वेसल है, ये वाला जो ब्लड वेसल जा रहा है ना, ये मान लो ये वाला है, तो इसमें कुछ खराब चीज़ भी जा रहा होगा, तो उस खराब चीज़ को दोबारा नेफ्रॉन में भेजा जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिक्रीशन। क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। क्या बोलेंगे जी? सिक्रीशन। तो ये थर्ड स्टेप है। और फाइनली जाकर के अब क्या होगा? यूरिन बन जाएगा। ये 3 स्टेप है। अब देखो सब कुछ काम का चीज़ हो गया, जितना हमें करना था सब हो गया, जो खराब चीज़ उधर भाग गया था वो भी आ गया, जो काम का चीज़ आ गया था उसको भी हमने वापस भेज दिया, ठीक है। अब रीएब्जॉर्प्शन जो होता है ना, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन होता है, हम पढ़ेंगे सभी के बारे में, ठीक है। अभी तुम फिलहाल इतना जानो कि ये जो लूप ऑफ हेनले है ये डिसेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है ना, और ये वाला क्या है? असेंडिंग है। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर के लिए परमिएबल होता है। क्या होता है? वाटर के लिए परमिएबल, मतलब वो वाटर को जाने देगा। वाटर को क्या करेगा? जाने देगा।
ठीक है, वाटर को क्या करता है, जाने देता है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ता है यूरिन का, जो फिल्ट्रेट बना उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब किसी चीज़ से पानी घट जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये वाटर के लिए परमिएबल है, ठीक है, तो ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होने देता है, वाटर को जाने देता है ब्लड में, समझा। तो जब वाटर यहाँ पर घट गया तो ये ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, लेकिन जब ऊपर जाओगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो असेंडिंग वाला वाटर को नहीं जाने देता है, यह आयंस को जाने देता है। किसको, आयंस को। तो जब आयंस ब्लड में चला जाएगा तो पानी बढ़ेगा, मतलब क्या होगा, यूरिन डाइल्यूट होता जाएगा, पतला होता जाएगा यूरिन। तो हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, यूरिन डाइल्यूट होता जाता है, इस बात को याद रखना। जब नीचे आएंगे तो पानी जा रहा था ब्लड में, जिस कारण यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, मतलब उसमें पानी कम हो रहा था यूरिन में, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है पानी बढ़ रहा है यूरिन में। तो याद रखना, जब हम नेफ्रॉन में ऊपर जाते हैं लूप ऑफ हेनले की तरफ, तो यूरिन का कंसंट्रेशन घटता जाता है, यानी कि वो डाइल्यूट होता जाता है। तो ये 3 काम है, इस तरीके से यूरिन बनता है। और जब पूरा फिल्ट्रेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये तीनों काम, तो फाइनली जाकर के ये कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनता है यूरिन, समझ में आया सबको, ये 3 स्टेप समझ में आया, ये तीनों क्या होता है तो समझ में आया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन क्या होता है, सबको क्लियर है। तो इतना स्टेप है, 3 स्टेप में जाकर के हमारा यूरिन बनता है। तो एक इंसान नॉर्मली 1 से 2 लीटर, ठीक है, यूरिन पास आउट करता है।